हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इरशाद मैथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले रिलेशन एंड फंक्शन को पहले समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, रिलेशन होता क्या है और फंक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन पहले 11 चैप्टर में हम लोगों ने सेट पढ़ा था, तो सेट के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इंट्रोडक्शन करते हैं और जानते हैं क्या है सेट। तो पहले सेट लिखते हैं। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लिखिए आप लोग, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स that are universally accepted. तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। आप लोगों ने 11th में इसको पढ़ा था। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट दे रखा है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए सेट में 6 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये किस फॉर्म में है? ये है रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। तो सेट को 2 टाइप में लिखा जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म देखते क्या होता है। मान लो कोई सेट दे रखा है R इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is a vowel of the English alphabet। क्या दे रखा है? X such that X is a vowel of the English alphabet। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एक किस फॉर्म में सेट दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रहा है दोस्तों? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेसिक ये हो गया कि इंट्रोडक्शन में कि सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जहां की सेट मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर सेट दे रखा है तो इसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अगर एक्स सच दैट एक्स फॉर्म में दे रखा है, एक्स की वैल्यू में, तो इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्या होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं सेट में। तो चलिए उसको जान लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए चैप्टर। इंपॉर्टेंस सिंबल्स। अब कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इस तरह से अगर कोई सिंबल बना हो तो उसे क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन, यही बोलते हैं। लेकिन यहां पे सेट में क्या बोला जाएगा? बिलोंग्स टू। ठीक है। दूसरा देखते हैं। इस तरह से सेट में एक सिंबल यूज होता है, इसे बोला जाता है देयर एग्जिस्ट। क्या बोला जाता है? देयर एग्जिस्ट। और सिंबल आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से सिंबल, इसे क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों। अगर एप्सिलॉन को जैसे बिलोंग्स टू बोला जाता है तो इसे अगर कट कर देते हैं तो इसे क्या बोला जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से बिलोंग्स टू हो जाएगा, कट कर दिया तो क्या बोला जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है दोस्तों, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगला सिंबल, इस तरह से सिंबल 2 बिंदी होती है या फिर एक वर्टिकल लाइन होती है इस तरह से फुल स्टॉप वाली। ठीक है। तो इसे बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। ठीक है। और सिंबल इस तरह से आप लोगों ने सिंबल देखा होगा, पढ़ा होगा, इसे क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट। कितने हो गए? 6 हो गए। 7 देखते हैं। इस तरह सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस सिंबल को क्या बोला जाता है? यूनियन। सिंबल को क्या बोला जाएगा? यूनियन। और इसके अपोजिट अगर हो गया इस तरह से तो इसे क्या बोला जाता है?
इंटरसेक्शन, क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्शन। 9th वाला दे लीजिए, ये सिंबल आप बहुत यूज करते हैं इसे, ये होता है फाई या नल सेट बोलते हैं इसे, ठीक है। सेट में क्या बोला जाता है इसे, नल सेट यानी एम्प्टी सेट, ठीक है दोस्तों। ये कुछ सिंबल से जो हमें सेट में यूज करना रहता है और हमें पता होना चाहिए ताकि चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। चलिए कुछ बेसिक और सीखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि आपको अगर कोई सेट बनाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हमें जानना जरूरी होता है। तो अब समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे इसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, कोई ए सेट है और दूसरा सेट बी है, तो क्या बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इसे लिखते हैं सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए कामा बी वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी ए एलिमेंट ए सेट में है एंड बी एलिमेंट बी सेट में है। बात समझ में आ रही दोस्तों। चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, एरो डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि इसमें ए सेट में एलिमेंट क्या है, ए बी और सी है। बी सेट में मान लो एलिमेंट अगर दे रखा है आपका 1 2, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जब करेंगे यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए के साथ रिलेशन बनाएगा यानी ए कामा 1 बन जाएगा, ए के साथ 2 बनेगा तो ए 2 हो जाएगा, ए के साथ अब ए 1 हो गया 2 हो गया, बी के साथ 1 बनेगा यानी बी 1, बी के साथ 2 बनेगा बी 2, सिमिलरली सी के साथ 1 यानी सी 1 सी 2। बात समझ में आ रही दोस्तों, सी 2, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। जैसे इसमें आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी n इंटू ए क्रॉस बी, इस सेट का यानी ए क्रॉस बी में कितने ये जो एलिमेंट हैं कितने बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट थे, ए में 3 एलिमेंट थे, बी में कितने 2 एलिमेंट थे। इसका मतलब 3 इंटू 2 यानी 6 होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे क्या बने, यही हमारे सेट बने यानी रिलेशन बने हैं। तो इसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। तो फार्मूला क्या बनता है यहाँ पे, अगर फार्मूला लिखा जाए तो फार्मूला हो जाएगा n इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम एन, ठीक दोस्तों। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनेंगे तो उसमें ऑर्डर पता चलता है, ए में एलिमेंट जितने हैं और बी में एलिमेंट जितने हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जैसे मान लो कि इसमें ए में एलिमेंट कितने थे, m थे, और बी में एलिमेंट कितने हैं, n है। तो हमारे टोटल जो सेट बनने के बाद कितने एलिमेंट होंगे, m क्रॉस n होगा। तो ये फार्मूला हम यूज करते थे 11th में, ठीक है। अभी ये बेसिक था, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, रिलेशन भी पूछ सकता है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, क्योंकि हमें पढ़ना है रिलेशंस। सेट बनाना तो हमने सीखा था 11th में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन अगर हमें देखना है इस सेट में, जहां की हमारा ए में एलिमेंट 3 दे रखा है और बी में एलिमेंट 2 दे रखा है, तो क्या बनना चाहिए, फार्मूला क्या होना चाहिए, फार्मूला बनता है 2 की पावर m इंटू n, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रिलेशंस बनेंगे, तो 2 की पावर हो जाता है m इंटू n। अब यहाँ पे अगर देखा जाए रिलेशन तो 2 की पावर 3 m हो जाएगा और n हो जाएगा 2, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 64 बनेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। अभी पॉसिबल रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लिया सेट हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास एक सेट बन सकता है सिर्फ a कामा 1, दूसरा बन सकता है a कामा 2 सिंगल सिंगल,
और एक फाई बनता है जो कि हमारा सबसेट होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है फाई, नल सेट जिसे बोलते हैं हम, ठीक, एक वो बन जाएगा। और एक बार इन दोनों को मिला के बन जाएगा, या एक बार तीनों मिला के बन जाएगा। इस तरह से हम कंबाइन करके बनाते रहेंगे तो कितने रिलेशन बनेंगे, तो टू दी पावर m इंटू एन से हम पता लगा सकते हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, यानी कितने रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस, अब रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला रिलेशन जो होता है इम्पटी रिलेशन। कौन सा होता है? इम्पटी रिलेशंस। अब इम्पटी रिलेशन क्या होता है दोस्तों? इम्पटी रिलेशन, अ रिलेशन आर इन अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is empty is called empty relation is called empty relation if number of element of A is related to any element of A, कैपिटल ए रहेगा, सेट की बात हो रही ना, एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू 5, यानी सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का, यानी दो एलिमेंट है, ठीक है, दो सेट थे ए क्रॉस ए सेम, तो उन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो भी एलिमेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे, तो क्या कहलाएगा? वो इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पटी सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि यह है क्या। जैसे मान लेते हैं कि ए सेट में जो एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, तो सिमिलरली दूसरा सेट भी यही होगा क्योंकि ए क्रॉस ए निकालना, तो 1 2 3 ये भी होगा। अब जब आप रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन में क्या आएगा? रिलेशन में बनेगा, मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन दे दिया जाए ए कामा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, वेयर ए बी बिलोंग टू ए। ठीक है, ए बी किसमें बिलोंग कर रहा है? ए सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है तो आप मुझे खुद बताइए, क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करने पे कभी 8 बन सकता है क्या? आप देखिए 1 + 1 करिए तब भी 8 नहीं बनेगा, 2 + 2 करिए तब भी नहीं बनेगा, 3 + 3 करिए तब भी नहीं बनेगा, यानी किसी भी कंडीशन में कभी 8 नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में आर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यही कहा जा रहा है कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set, a relation R in a set A is called universal, is called universal relation if each element
ऑफ ए is related to every element of A, that is R is equal to A क्रॉस A। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A क्रॉस A। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जो एग्जाम्पल लिया था हम लोग वही ले लेते हैं। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो सेकंड में भी वही होंगे, सिमिलर सेट सेम है तो 1 2 3 इसमें भी होंगे। ठीक, अब हम जो रिलेशन मान लो दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर कामा ए बी बिलोंग टू ए। ठीक है, ऐसा दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, और ये एग्जांपल में दे रखा है ए सेट में एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 2 3 यहां भी हो जाएगा। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें जहां पे ए बी क्या है, ए सेट में बिलोंग करता है, तो यहां से जो रिलेशन बनेगा क्या वो इंटीजर बनेगा? ऑलवेज ए की वैल्यू आप 1 रखेंगे, बी की वैल्यू भी 1 रखेंगे, 1 - 1 0 इंटीजर होता है, 2 - 2 0 भी इंटीजर होता है, 1 - 2 करेंगे तो भी -1 आएगा तो भी इंटीजर होता है। इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो यहाँ पे इंटीजर सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सारी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई होगी, यानी ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब एक रिलेशन होता है ट्राइबल रिलेशन। ट्राइबल रिलेशन वो रिलेशन होता है जहां पे इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ट्राइबल रिलेशन कहा जाता है। तो इसी बात को लिख दीजिए क्योंकि इसमें नोट करके लिखिए ये चीज, एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी है। बोथ द इम्पटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन are sometimes called tribal रिलेशन। ठीक है, तो आप इसको जानिए कि ट्राइबल रिलेशन क्या होता है। बोथ इम्पटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स क्या कहा जाता है? समटाइम्स ट्राइबल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो उसी को मान लिए पूछ लिया एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशन, अब इसमें क्या होता है? इसमें इनपुट और आउटपुट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, यानी इनपुट में जो भी एलिमेंट है वही आउटपुट में एलिमेंट आपको मिलेगा, तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप अगर समझना चाहें समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट दे रखा है a = 1 2 3 4, ऐसा सेट दे रखा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन बनेगा? रिलेशन ए, जो भी रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? ए से रिलेशन बनेगा, तो इसमें एवरी एलिमेंट क्या बनाएगा? रिलेशन बनाएगा, जो कि यूनिक बनाएगा। ठीक है, यूनिक बनाएगा क्योंकि ए क्रॉस ए करेंगे तो 1 का 1 बनेगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? यूनिक रिलेशन बनाएगा ना। तो आइडेंटिटी जो कि क्या होगी? यूनिक होगी कि नहीं होगी? भाई जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा? 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बन गया, 4 4 बनेगा। यही क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ए कामा ए जब बन जाए यानी ए बने एलिमेंट तो क्या कहलाएगा?
आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही? इनपुट इक्वल टू आउटपुट, जो एलिमेंट इनपुट में था वही एलिमेंट आउटपुट में निकल रहा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जाम में पूछता है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही पूछा गया है पूरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो आ रिलेशन इन अ नॉन empty set A is said to be reflexive if A comma A exist। ठीक है, वेयर A बिलोंग टू सेट A। कॉमन सी बात है, जो एलिमेंट A होगा वो किस सेट में होगा, कैपिटल A वाले इस सेट में होगा। अब इसी बात को मान लो एग्जाम्पल के थोड़े समझते हैं कि ये बात क्या है। मान लीजिए कि कोई भी सेट दे रखा है, सपोज सेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट दे रखा है। ठीक है, अब इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे एक क्रॉस से, ठीक है, तो इसमें क्या एलिमेंट आपको मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 2 भी मिलेगा, 1 3 भी मिलेगा, इस तरह से मिलता जाएगा। उसके अलावा क्या मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 2 1 2 3 2 4, इस तरह से भी मिलेगा। लेकिन एक आप देखिए इस तरह से 3 1 भी मिलेगा, 3 2 भी मिलेगा, बहुत एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन एक मिलेगा सेम का मतलब 1 1 जैसे यहाँ मिला था, अब 2 2 भी मिलेगा, 3 3 भी मिलेगा, सेम एलिमेंट, 4 4 भी मिलेगा और 5 5 मिलेगा। अच्छा, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही आ कैसे रहा, तो इस तरह से आप सेट बना लिया करिए। इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, इधर भी बना लीजिए सेट है, सेम एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा, इसमें एक बार 1 1 करिए, ठीक है, 1 1 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 1 5 बन गया 1 से सारा। फिर 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, बात समझ में आ रही। सिमिलरली 3 से बना देंगे, तो वही चीज मैं लिख रहा था 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3, इस तरह से। तो एक तो ये आएगा जो सिमिलर रहेगा A A, जहां पे A एग्जिस्ट करता है वहीं पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो वहां पे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा और 5 5 आएगा। तो कहने का मतलब यह जो रिलेशन हमारा बन रहा है वो मेनली 1 1 भी है, वहां पे 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है और 5 5 है। इसके आगे तो सारे एलिमेंट बहुत हैं, उसके आगे 2 1 भी है, 2 3 भी है, सिमिलरली बहुत एलिमेंट है इसके आगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, मिनिमम जो ये नंबर हैं 5 तक नंबर हैं तो ये रिपीट करना चाहिए, इतने एलिमेंट तो होने ही चाहिए, मस्ट बी। इतने एलिमेंट 1 to लेकर 5 तक अगर एलिमेंट है तो हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 इतना होना ही चाहिए। इसके आगे कुछ भी एलिमेंट हो हमें मतलब नहीं, अगर इतना एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं कहलाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अभी आपने आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बताया था, वहां भी आपने A बताया था और सेम एलिमेंट अभी आपने कराया था, लेकिन वहां पे मैंने जो बोला था वहां पे 1 to 4 मैंने जो एग्जांपल दिया था, देखिए 1 to 4 वाला एग्जांपल यही था आइडेंटिटी रिलेशन वाला। तो 1 to 4 का जो एग्जांपल था यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं आया था, इनपुट जो था वही आउटपुट था, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं था, तब आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी एलिमेंट आएंगे, मस्ट है जितने एलिमेंट हैं उतना तो इनका कामा रिपीट होना चाहिए एलिमेंट, तब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बहुत आसानी से मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 सिमेट्रिक रिलेशन।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बारे में लिखते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट ए कामा बी अगर एलिमेंट है बिलोंग करता है ए से, ठीक है, देयरफॉर बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए ए से। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही? इसी बात को आप चाहें उसमें लिख लीजिए लैंग्वेज में, इफ ए कामा बी एग्जिस्ट देन बी कामा ए मस्ट बी एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही दोस्तों? ए कामा बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी कामा ए एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए ले लेते हैं इसका। अच्छा दूसरी भाषा में किया जाता है, दूसरी लैंग्वेज में अगर समझा जाए, दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड देखा जाए या सेकंड डेफिनेशन बोली जाए, इफ कोई रिलेशन आर है अगर इक्वल है रिलेशन इनवर्स के, तो भी ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। बात तो वही हुई, ए कामा बी इक्वल टू बिलोंग टू ए है तो बी कामा ए बिलोंग टू ए है, तो ये इनवर्सली है, ए कामा बी कामा ए। तो रिलेशन जो भी है वो अगर इनवर्सली रिलेशन कह दिया जाए, यानी आर की पावर -1 बोल दिया जाए, दोनों इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा? है सिमेट्रिक रिलेशन है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। बात समझ आ रही दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, अगर कोई रिलेशन आर दे रखा है 1,2 और 2,3 ये दे रखा रिलेशन, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, 2,1 एंड 3,2 हो जाएगा। तो ये देखिए आप इनवर्सली रिलेशन हुआ कि नहीं, यानी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। बात समझ में आ रही? तो चलिए इसके आगे ट्रांजिटिव रिलेशन, नेक्स्ट 6 हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत एग्जाम में पूछता है, सिमेट्रिक पूछता है, रिफ्लेक्सिव पूछता है और ट्रांजिटिव, तीनों को साथ में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है समझते हैं इसको। आर रिलेशन आर इन अ सेट ए डिफाइंड ट्रांजिटिव, डिफाइंड ट्रांजिटिव if a comma b belong to a and b comma c belong to a, therefore a comma c must be belong to a। ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है देन आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये समझ में आ रहा है? ए कामा भी बिलोंग करता है अगर ए से, देन बी कामा सी भी बिलोंग करता है ए से, दो कंडीशन दोनों हैं, देयरफॉर ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए ए से। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे रखा है और रिलेशन कहा जा रहा है x कामा y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए y इज डिविजिबल बाई x, तो इसका देखिए कहां पे डिविजिबल होगा, 1,2 बिलोंग करेगा r से। क्यों? देखिए y इज डिविजिबल बाई x का मतलब देखो 2/1, 1 से डिवाइड हो जाएगा 2, है ना, तो ये बिलोंग करता है रिलेशन, यानी सही है, रिलेशन के हिसाब से ये परफेक्ट है। 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 2,4 बिलोंग्स टू r। क्यों? 2 से आप डिवाइड करेंगे 4 में, 4y हमारा, 4 में डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन सही है। देखिए यहाँ पे मैच भी हो गया,
ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए आर से, देन बी कामा सी बिलोंग करना चाहिए, ये तो सिमिलर होना चाहिए था, तो हमने इसीलिए 2 लिया यहाँ पे और यहाँ 4 लिया और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सिमिलरली 1 कामा 4 क्या होना चाहिए, बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखिए 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी ए कामा बी बिलोंग करता है आर से। कंडीशन क्या थी, ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए आर से एंड बी कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर से, देयरफॉर ए कामा सी बिलोंग करेगा आर से, तो हम कहेंगे ये इट इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही दोस्तों, तो ये कंडीशन है और ये फुलफिल हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं दोस्तों, बहुत इजी वे में मैंने बता दिया आप लोगों के। अब इसके बाद लास्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी इट शुड बी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इट मीन्स दैट इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहा जाएगा जहां पे सिमेट्रिक रिलेशन भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो एंड ट्रांजिटिव हो, यानी तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, तो आप उसे कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।